दोस्तों, अंतरिक्ष में तैर रहे इस नीले ग्रह पर जीवों की खरबों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन सभी जीवों के शरीर की रचना बैक्टीरिया और वायरसों के संगम से बनी हुई कोशिकाओं के जरिए हुई है। हर जीव की हर एक पीढ़ी का सबसे मुख्य कार्य होता है जीवन को आगे बढ़ाते रहना, यानी संतान पैदा करना। आदिकाल से सभी जीव ऐसा ही करते आ रहे हैं, किंतु इस पृथ्वी पर इन्हीं जीवों के बीच रहने वाला एक जीव अचानक से बेहद आगे बढ़ गया। वो जीव है इंसान। दोस्तों, सिर्फ कुछ हजार साल पहले तक हम इंसान भी दूसरे जीवों के साथ जंगलों में रहते थे। कभी हम शिकार करते थे, कभी हमारा ही शिकार हो जाता था। दूसरे जीव आज भी यही कर रहे हैं, लेकिन हम इंसानों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम जंगलों से निकलकर अंतरिक्ष तक की सैर करने लगे? आखिर हम कैसे सभी जीवों से आगे निकल गए? विज्ञान इसका कारण एवोल्यूशन बताता है, वहीं धर्मों के अनुसार ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। लेकिन दोस्तों, इंसानों की तरक्की को सिर्फ एवोल्यूशन से या ईश्वर की मौजूदगी से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी तरक्की में ईश्वर या एवोल्यूशन की बजाय किसी तीसरी शक्ति की मेहरबानी हो। सुदूर अंतरिक्ष से आई किसी बुद्धिमान सभ्यता ने हमारे डीएनए में सुधार करके हमें दूसरे जीवों से अलग बना दिया हो। तो चलिए आज के वीडियो में इसी पहलू से इंसान के विकास को समझते हैं। डीऑक्सरीबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, डीऑक्सरीबोन्यूक्लिक एसिड कहने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं खुद काफ़ी देर के अभ्यास के बाद ये शब्द बोल पाया हूँ। ऐसा ही कुछ हाल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के मामले में भी था। लेकिन आप बिल्कुल चिंतित ना हो, डीऑक्सरीबोन्यूक्लिक एसिड को संक्षिप्त में डीएनए कह दिया जाता है। दोस्तों, हमारा डीएनए इतना जटिल है कि इसको पूरी तरह से समझना नामुमकिन ही है। डीएनए में जेनेटिक गुण होते हैं जो एक जीवित प्राणी के विकास, प्रजनन, वृद्धि आदि को तय करते हैं। माता पिता से ये गुण बच्चों में चले जाते हैं। हर पीढ़ी कुछ नया सीखती है, नए बदलावों से गुजरती है। ये सारी जानकारी और बदलाव डीएनए नामक अलमारी में सुरक्षित रहते हैं और ये नए बदलाव अगली पीढ़ियों में जाते रहते हैं। यानी डीएनए जीवन का मूल घटक है। 2011 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक रॉकेट को भेजा। इस रॉकेट के बाहरी आवरण पर डीएनए लगाया गया था। जब वह रॉकेट अंतरिक्ष से वापस आया तो डीएनए के ऊपर एक चिपचिपी परत की मौजूदगी थी जिसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो रहे थे। यानी ये परत एक तरह से अंतरिक्ष में फैले बायोलॉजिकल जीवन का ही सबूत थी। इस प्रयोग के जरिए जाना गया कि डीएनए बेहद विषम परिस्थितियों में भी खराब नहीं होता। वैज्ञानिक हमेशा से ये मानते आए हैं कि ब्रह्मांड में जीवन का फैलाव चारों ओर है। ग्रहों पर जीवन का प्रसार उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं आदि से होता है। यानी हमारी पृथ्वी पर भी जीवन कभी किसी एस्टेरॉयड पर सवार होकर ही आया होगा। लेकिन ये जीवन कहाँ और कैसे निर्मित हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंतरिक्ष में मौजूद कोई समझदार प्रजाति ही जीवन को चारों ओर फैला रही हो? हम जानते हैं कि इंसानों का संबंध वानरों से है और पृथ्वी पर वानरों की शुरुआत डायनासोरों के अंत के ठीक बाद हुई थी। हो सकता है कि जिस एस्टेरॉयड की टक्कर से डायनासोर मारे गए थे, उसी एस्टेरॉयड पर सवार होकर वानरों जैसी प्रजाति को जन्म देने वाला जीवन आया हो। तो क्या डायनासोरों का खात्मा अंतरिक्ष में मौजूद किसी समझदार प्रजाति ने जानबूझकर किया था ताकि पृथ्वी पर वानरों की प्रजाति फल फूल सके? आप किसी भी महाद्वीप पर चले जाओ, हर कहीं आपको शुरुआती मानवों द्वारा बनाई गई कुछ रहस्यमय नक्काशियाँ देखने को मिल जाएगी। इन नक्काशियों में हमें दानव जैसे दिखने वाले आदमी या इंसानों की शक्ल के सांप, भेड़ियों जैसी कुछ अनोखी रचनाएं दिखाई देंगी। चलो मान लेते हैं कि ये नक्काशियाँ प्राचीन मानवों ने जिज्ञासा के कारण बनाई होगी, परंतु उन नक्काशियों का क्या जिनमें डबल हेलिक्स को दर्शाया गया है? डबल हेलिक्स डीएनए से जुड़ी संरचना है। दक्षिणी पुर्तगाल में पत्थर से बने एक 6 फीट ऊंचे अंडे की खोज की गई जिस पर डबल हेलिक्स की आकृति उभरी हुई थी। अंडा जो एक प्रजनन संबंधी वस्तु है, उस पर डीएनए की आकृति बनी हुई मिलना सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि डीएनए की खोज 1953 में की गई, जबकि यह नक्काशी युक्त पत्थर का अंडा 7000 साल पुराना है। ऐसी ही नक्काशियाँ इराक की प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता द्वारा भी बनाई गई थी। ये सभ्यता 6000 से भी अधिक वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो क्या प्राचीन मानव डीएनए के बारे में जानता था? तो फिर जरूर इस बारे में उन्हें किसी विकसित एलियन सभ्यता ने ही बताया होगा। RH नेगेटिव ब्लड। दोस्तों, इंसानों में ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर का पता ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 में लगाया था। RH फैक्टर रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। यदि आपके रक्त में यह प्रोटीन है तो आप RH पॉजिटिव हैं। यदि आपके रक्त में यह प्रोटीन नहीं है तो आप RH नेगेटिव हैं। इसी आधार पर हमारा खून
पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, जैसे ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव। दुनिया में मौजूद 85% से भी अधिक लोगों का खून पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव खून बेहद कम पाया जाता है, लेकिन नेगेटिव खून वालों को भी अपना जीवन जीने में कोई परेशानी नहीं आती, बल्कि वो लोग बिल्कुल सामान्य होते हैं। किंतु बेहद अनोखी बात है कि अगर किसी औरत का खून नेगेटिव है और उस महिला का पति पॉजिटिव ब्लड वाला है, तो उस महिला को गर्भ धारण करने में बेहद ही अधिक कठिनाई आती है। उस नेगेटिव ब्लड वाली महिला के शरीर में पलने वाले बच्चे का खून अगर पॉजिटिव होता है, तो महिला का शरीर एंटीजन पैदा करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सिग्नल देता है कि ये भ्रूण शरीर के लिए खतरा है, और महिला के शरीर द्वारा उस भ्रूण को मार दिया जाता है। ऐसी अनोखी घटना धरती पर मौजूद किसी अन्य जीव के साथ नहीं घटती। किसी भी जीव का शरीर इस तरह से खुद के भ्रूण को नहीं मारता, सिवाय हम इंसानों के। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि नेगेटिव ब्लड एक म्यूटेशन का नतीजा है। वहीं कुछ का मानना है कि यह खून उन एलियंस का है जिन्होंने कभी हम इंसानों के साथ संबंध बनाए थे। आज पूरे विश्व के 15% लोग नेगेटिव ब्लड वाले हैं, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इनमें से आधे लोग सिर्फ यूरोप और स्पेन के बीच मौजूद छोटे से क्षेत्र में ही रहते हैं। इस क्षेत्र को बेस्क कहा जाता है। उससे भी अधिक चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा पूरे यूरोप में और कहीं नहीं बोली जाती। सभी भाषाओं में दूसरी भाषा के शब्द भी शामिल होते हैं, किंतु बेस्क लोगों की भाषा बाकी की दुनिया से बिल्कुल अलग और अनोखी है। तो क्या ये लोग किसी दूसरी दुनिया से आए हैं, इसलिए इनकी भाषा और खून बाकी दुनिया के लोगों से अलग है, या अतीत में कभी एलियंस द्वारा इस इलाके में रहने वाले लोगों के साथ संबंध बनाए गए हैं? यदि ऐसा है तो यहाँ रहने वाले इंसानों को उन एलियंस ने ही अधिक समझबूझ दी होगी, और बाद में यही समझबूझ धरती के बाकी हिस्सों में भी फैलाई गई होगी। मिसिंग लिंक। डार्विन की थ्योरी को दुनिया भर में पढ़ाया जाता है। इस थ्योरी के अनुसार इंसानों का विकास वानरों से हुआ है। कुछ वानरों ने सीधा खड़ा होकर अपने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, जिस वजह से उनके हाथ फ्री हो गए और अपने हाथों के इस्तेमाल से वो हर वस्तु को उठाकर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लगे और दूसरे जीवों से अधिक बुद्धिमान हो गए। अगर हम सभी तथ्यों को जांचते परखते हैं तो ये थ्योरी किसी कल्पित भगवान द्वारा इंसान की रचना की तुलना में कहीं ज़्यादा सही दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस थ्योरी के पक्ष में सैकड़ों सबूत हैं। हमारा और वानरों का 98% डीएनए एक समान ही है। वहीं भगवान को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर कुछ एक किताब भर हैं, और इन किताबों का अस्तित्व हमारे कल्पित भगवान से भी ज़्यादा रहस्यमयी है। माना जाता है कि ये किताब आसमान से उतरी हैं, लेकिन इसका सबूत क्या है? कुछ नहीं। कोई भी इंसान जो लेश मात्र भी दिमाग का इस्तेमाल करता हो, वो इन हवाई किताबों की तुलना में डार्विन की थ्योरी को ही सही मानेगा। किंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डार्विन की थ्योरी में कोई त्रुटि नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हम सीधे तौर पर अचानक से ही वानरों से इंसान बन गए। निश्चित रूप से ये बदलाव धीरे धीरे और बेहद धीमी गति से आए होंगे। 1974 में 31 लाख साल पुराने होमिनिन मानव के जीवाश्म मिले थे। इस जीवाश्म को लूसी नाम दिया गया, जबकि आज के आधुनिक इंसान, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, के सबसे प्राचीन अवशेष सिर्फ 2 लाख साल पुराने ही हैं। अगर आप इंसानों के एवोल्यूशन का चार्ट देखोगे तो पाओगे कि होमो सेपियंस और होमिनी के बीच कोई समानता नहीं है। जाहिर है इन दोनों प्रजातियों के बीच हजारों प्रजातियां रही होगी, किंतु इन दोनों के बीच हमें सिर्फ 3 प्रजातियां होने के ही आधे अधूरे सबूत मिले हैं। सिर्फ इन 3 प्रजातियों से मानव के एवोल्यूशन को समझाया नहीं जा सकता। साथ ही चिंपांजी और गोरिल्ला जैसे वनमानुष भी सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चल लेते हैं। वो भी अपने हाथों से वस्तुओं को उठाकर देख समझ लेते हैं। फिर उनमें हम इंसानों की तरह बुद्धिमानी क्यों नहीं आई? जहां आज हम इंसान परमाणु बम बना चुके हैं, वही हमारे ही पूर्वज रहे ये चिंपांजी और गोरिल्ला आज तक लाठी चलाना भी नहीं सीख पाए। भला ऐसा क्यों है? कहा जाता है कि मगरमच्छ पिछले 7 करोड़ सालों से ज्यों का त्यों है। इतने सालों में भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। भला ये बदलाव की बूटी हम इंसानों के हाथ कहाँ से लग गई, जो कुछ हजार सालों में ही हम जंगलों से महलों में आकर रहने लगे? हो ना हो ये बूटी हम इंसानों को किसी दूसरे ग्रह की प्रजाति ने ही दी होगी। उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम इंसानों को अधिक सीखने के काबिल बनाया होगा।
मंगल ग्रह पर परमाणु युद्ध। दोस्तों, अपने खोजी यानों की मदद से हमने जाना है कि मंगल ग्रह पर कभी प्रचुर मात्रा में पानी मौजूद था और जहां पानी होगा वहां हरियाली और जीवन भी अवश्य होगा। मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों में आज भी बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी मौजूद है, तो कभी हरा भरा और जीवनदायिनी रहा मंगल ग्रह आज के लाल बंजर ग्रह में कैसे तब्दील हो गया। नासा ने अपनी एक खोज में बताया था कि मंगल पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जेनॉन 129 गैस मिली है। जेनॉन 129 गैस एक रेडियो एक्टिव गैस है जो प्राकृतिक रूप से इतनी मात्रा में किसी भी ग्रह पर नहीं हो सकती। अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर ग्लेन सेबर्ग, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उनके अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में जेनॉन 129 गैस सिर्फ बहुत बड़े परमाणु विस्फोट से ही उत्पन्न हो सकती है। कुदरती रूप से इस गैस का मंगल ग्रह पर होना नामुमकिन ही है। डॉक्टर ग्लेन का मानना है कि करीब 200 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह पर कोई परमाणु ऊर्जा युक्त भयंकर विस्फोट हुआ होगा। यदि ऐसा है तो इस विस्फोट के पीछे निश्चित तौर पर एलियंस का ही हाथ होगा। दोस्तों, माना जाता है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच भी कभी एक बड़ा ग्रह मौजूद था, लेकिन आज वहां ग्रह की बजाय एस्टेरॉयड बेल्ट है। अगर हम अपने सौरमंडल की इस तस्वीर को देखें तो हम भी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी जमाने में यहाँ ग्रह जरूर रहा होगा और ये एस्टेरॉयड बेल्ट उसी ग्रह के टुकड़े हैं। एक ग्रीक परिकल्पना के अनुसार यहाँ कभी मेल्डेक नामक ग्रह था, जिसे वहाँ रहने वाली हिंसक सभ्यता ने खुद ही भयंकर युद्ध करके तबाह कर दिया। देखा जाए तो आज हम पृथ्वीवासी भी उसी राह पर चल रहे हैं। हम भी धीरे धीरे अपने ग्रह को नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यदि एलियंस की हमारे जीवन और विकास में कोई भी भूमिका है और पृथ्वी के अन्य जीवों के मुकाबले इंसानों के ज़्यादा समझदार होने के पीछे एलियंस द्वारा किए गए जेनेटिक बदलाव हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर एलियंस ने हमें इतनी होशियारी क्यों दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एलियंस हमें किसी विशेष मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।